आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बजट डेफिसिट क्या होता है। इस यूनिट में हम बजट को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई बजट होता क्या है, बजट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि बजट का जो स्ट्रक्चर है वो किन किन चीजों से मिलके बनता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजट डेफिसिट के बारे में। So hello everyone, this is me Ayushi and I welcome you to स्कोरशाला। इस वीडियो में हम तीन तरीके के बजट डेफिसिट डिस्कस करने वाले हैं, विच इज रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन तीनों डेफिसिट को हम समझते हैं। इन तीनों को समझने से पहले हमें ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बजट डेफिसिट आखिर होता क्या है। हमने जब बजट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि बजट के दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बजट रिसीट और दूसरा होता है बजट एक्सपेंडिचर, राइट। अब उनके भी टू सब कंपोनेंट्स थे दोनों के। तो जब हम बजट रिसीट की बात करते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स थे वो कौन कौन से थे, एक था रेवेन्यू रिसीट और दूसरा था कैपिटल रिसीट, राइट। दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, बजट के दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, विच इज बजट एक्सपेंडिचर। तो इसके भी दो अलग कंपोनेंट्स थे और कौन कौन से थे, एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन सारे ही कंपोनेंट्स को हमने बड़े ही डिटेल में पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं आज का जो ये वीडियो है वो उन सारे ही कंपोनेंट्स से रिलेटेड ही है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद में ही आपको बजट डेफिसिट समझ में आएगा। होता क्या है, एक जनरल एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है, अगर उसका खर्चा उसकी इनकम से ज्यादा हो जाता है तो वो कंडीशन जो होती है वो काय की क्या कहलाती है, वो डेफिसिट की कंडीशन कहलाती है। ऐसी ही सिचुएशन हमारी इकोनॉमी भी फेस करती है कि एक तरफ तो होती है इकोनॉमी की इनकम और दूसरी तरफ होते हैं इकोनॉमी के खर्चे, राइट। अगर इकोनॉमी की इनकम से खर्चे ज्यादा हो गए, यानी कि जितनी इनकम है उससे ज्यादा अगर खर्चे हो जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, बजट डेफिसिट। ओके, यहाँ पे एक बार इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं। बजट डेफिसिट ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी। ओके, डेफिशिएंसी हम वर्ड काफी बार यूज करते हैं कि भाई इस चीज की डेफिशिएंसी है। अगर हमारी बॉडी से रिलेटेड अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी है या इस विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो यानी कि डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी। और इस डेफिशिएंसी वर्ड से ही डेफिसिट वर्ड बना है। ओके, बजट डेफिसिट, इसको और किस नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट डेफिसिट नाम से भी इसको जाना जाता है। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो खर्चा है, बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर, यानी कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो ग्रेटर है, वो ज्यादा है देन द बजट रिसीट। किससे ज्यादा है, जो कि गवर्नमेंट की इनकम है, यानी कि बजट रिसीट जो है उससे बजट एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है। और इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, जिसके अंदर दोनों ही एक्सपेंडिचर हम काउंट करने वाले हैं, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव द टोटल रिसीट, विच इज रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, कुल मिलाकर के यहाँ पे जब बजट डेफिसिट की बात होती है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि खर्चा गवर्नमेंट का ज्यादा हो गया उनकी इनकम से, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप अपने ऊपर लेके देखिए कि आपकी इनकम जो है वो मान लीजिए कि इतनी नहीं है जितने आपके खर्चे हो गए, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, आप उधार मांगोगे, क्योंकि आपको अपने खर्चों को तो सेटल डाउन करना है लेकिन आपकी इनकम नहीं है। अब उस सिचुएशन में अगर आपके जो खर्चे हैं वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, या उन खर्चों को अगर आपको पूरा फुलफिल करना है, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, काफी बार आप उधार ले लोगे, बोरो कर लोगे। ऐसे कुछ सिचुएशंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब बजट डेफिसिट क्या होता है ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब जो तीन तरीके के बजट डेफिसिट हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से जो पहला है उसकी तरफ हम देखते हैं। उससे पहले एक बार यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू
टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों ही एक्सपेंडिचर आ जाते हैं जो कि हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, जो कि हमारे डे टू डे खर्चे होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के डे टू डे जो खर्चे होते हैं, जैसे कि वेजेस हो गए, किसी की वेजेस हो गए, कोई ओल्ड पेंशन हो गई, इस तरीके के जो खर्चे होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर हमने दो चीजें और पढ़ी थी, क्या थी वो, कि इन खर्चों से ना ही कोई लायबिलिटी रिडक्शन होता है, ना ही कोई असेट जनरेट होता है, क्रिएट होता है। ओके, कि भाई असेट कुछ क्रिएट भी नहीं हो रहा है और जो लायबिलिटी उसमें भी रिडक्शन नहीं हो रहा है। ये कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, ये होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा जो हमारा एक्सपेंडिचर है, दूसरा जो हमारा खर्चा है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि ये उस तरीके का खर्चा है जिससे कि क्या होता है, ये खर्चे करने के बाद में जो गवर्नमेंट है उनके असेट भी क्रिएट होते हैं और साथ ही में जो लायबिलिटी है वो भी उसमें भी रिडक्शन होता है। ओके, अब असेट और लायबिलिटी क्या है, ये मुझे आपको वापस से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में असेट और लायबिलिटी को बड़े ही डिटेल में समझा है, राइट। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सरकार ने कोई जमीन खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई मशीनरी खरीद ली, तो इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का जो एसेट है वो बढ़ रहा है। और वही जैसे मान लीजिए कि लोन रीपेमेंट हो गया, लोन रीपेमेंट भी इसी का एक एग्जांपल है। सो लोन रीपेमेंट अगर इसका एग्जांपल है तो इससे क्या इंप्लाई होता है कि जो लायबिलिटी है वो रिडक्शन, उसमें कमी हो गई। ओके, सो ये दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर वो बन जाता है। ओके, सो बजट डेफिसिट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। अब टोटल रिसीट की बात हम कर रहे हैं, यानी कि टोटल इनकम। ओके, रिसीट मतलब जो इनकम हमको हुई है, राइट। सो अब ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसीट और दूसरी होती है कैपिटल रिसीट। इसके बारे में भी हमने बड़े डिटेल में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रेवेन्यू रिसीट के बारे में कि रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। सो इसके अंडर में भी हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहली चीज ये थी कि इस रिसीट में ये जो इनकम होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इनकम टैक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सो दो चीजें जो हमको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है वो ये है। सो यहाँ पे भी हम लायबिलिटी और असेट को ही ध्यान में रख के बात करने वाले हैं। सो जो दो चीजें हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी असेट में रिडक्शन नहीं हो रहा है और दूसरी चीज यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी नहीं बन रही है, नो लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड नो रिडक्शन इन असेट। अब जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स का हम एक एग्जांपल लें, तो इनकम टैक्स क्या होता है, ये एक बहुत ही जरूरी पेमेंट होती है जो कि जो भी पे करने के योग्य हैं वो पे करते हैं और उनके लिए एक बहुत ही मैंडेटरी पेमेंट होती है, ठीक है। अब क्या इस पेमेंट से, ये जो इनकम टैक्स जब पे करते हैं, जिन भी लोगों के द्वारा इनकम टैक्स पे किया जाता है, तो क्या गवर्नमेंट की इस पेमेंट पे कोई लायबिलिटी या क्या गवर्नमेंट इस पेमेंट को वापस करती है या ऐसा कुछ कोई भी लायबिलिटी बनती है, तो नहीं, कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती। दूसरी चीज, क्या इस पेमेंट से गवर्नमेंट के एसेट में कोई रिडक्शन होता है, तो नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट के एसेट में भी कोई रिडक्शन नहीं होता है। ओके, फिर दूसरे तरीके का जो हमारा रिसीट आता है दैट इज कैपिटल रिसीट। अब इसके अंदर क्या होता है, इस इनकम से या तो गवर्नमेंट की असेट बनेगा, है ना, या तो फिर दूसरे तरीके की जो हमारी रिसीट आती है दैट इज कैपिटल रिसीट। अब इसमें भी हम दो चीजों के बारे में हमने पढ़ा था, वही लायबिलिटी और एसेट के बेसिस पे अगर देखा जाए कि या तो इसके अंदर लायबिलिटी, और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है ईदर। ओके, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है ईदर। सो इसमें या तो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट होगी या फिर असेट में रिडक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, या तो बोरोइंग ले सकते हैं या फिर हम रिकवरी ऑफ लोन यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, रिकवरी ऑफ लोन्स। अब लोन्स की रिकवरी के लिए क्या होता है कि असेट में रिडक्शन होता है। ओके, सो जब भी गवर्नमेंट लोन पे करती है तो क्या होता है, इनके असेट में रिडक्शन होता है। और वहीं दूसरी ही तरफ जब भी बोरोइंग की बात आती है, सो बोरो जब करते हैं तो क्या गवर्नमेंट के लिए क्या क्रिएट होती है, लायबिलिटी क्रिएट होती है। ओके, सो आई होप कि आपको रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये हमने क्विक रिवीजन किया था, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो बजट डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। ओके,
बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट, वेयर लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट रिसीट, यानी कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है देन रिसीट। सो यहाँ पे बस वही है, जैसे कि बीडी को यहाँ पे बजट डेफिसिट डिनोट किया है, बजट एक्सपेंडिचर को यहाँ पे बीई डिनोट किया है और बजट रिसीट को बीआर से यहाँ पे डिनोट किया है। ओके अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं तीन तरीके के डेफिसिट। सबसे पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, fiscal deficit and primary deficit. So with reference of the budget of the government of India, there are three important types of budget deficit. These are revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. सबसे पहले हम revenue deficit discuss करने वाले हैं। So revenue deficit क्या होता है? See, revenue deficit is the excess of revenue expenditure over revenue receipt. अब यहाँ पे हम total की बात नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम सिर्फ revenue डेफिसिट के अंदर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू रिसीट की। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं हमें पता है, जो गवर्नमेंट के डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं। ओके सो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसीट कौन से होते हैं, जिसके अंदर ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही एसेट में कोई रिडक्शन होता है। ओके, नो लाइबिलिटी, नो रिडक्शन इन एसेट ऑफ गवर्नमेंट। ओके सो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो डे टू डे इनकम होती है, जैसे इनकम टैक्स से जो इनकम गवर्नमेंट को हुई है ना, इनकम टैक्स किसी ने पे किया और उससे जो गवर्नमेंट को इनकम हुई वो हो गए। ओके या फिर उसके बाद में हम कोई फीस ले सकते हैं कि भाई आम जनता क्या करती है, कोई भी उनको सर्टिफिकेट बनवाना होता है, मैरिज सर्टिफिकेट हुआ या कोई भी ऐसा लीगल कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना होता है, तो उसके लिए जो एक प्राइस लगती है वो हुआ, या फिर कोई चालान की जो पेनल्टी हुई वो हुई। इस तरीके की जो इनकम्स होती हैं वो किसके अंडर में आती हैं, रेवेन्यू रिसीट के अंडर में आती हैं। दिस इज द डे टू डे इनकम। ओके और ये डे टू डे खर्चा। सो यहाँ पे हम बेसिक जो डे टू डे खर्चा और जो डे टू डे इनकम होती है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं और इसलिए इसको क्या नाम दिया है, रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर खर्चा ज्यादा होता है हमारी इनकम से। सो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ओके अब यहाँ पे क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट। ओके अब इसका इम्प्लीकेशन हम पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, अब रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से द गवर्नमेंट मे हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स। अब रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से यानी कि अब क्या हो रहा है कि जो सरकार के डे टू डे खर्चे हैं वो ज्यादा हो गए हैं सरकार की इनकम से। अब इस सिचुएशन को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि काफी जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है वहां पे खर्चा कम करेगी। ओके वहां से खर्चा कट करेगी इन द कंट्री। दिस लेड्स टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सोशल वेलफेयर है उसमें कमी हो जाएगी। दूसरा है द गवर्नमेंट मे हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग, या फिर गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, बोरो करेगी, बोरोइंग को बढ़ा देगी। दिस रेजेस लाइबिलिटीज। अब बोरोइंग बढ़ने से क्या होता है, लाइबिलिटीज बढ़ती है, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट एंड लोअर्स इट क्रेडिट वर्थिंगनेस। अब लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो क्रेडिट जो वर्थ है, जिस क्रेडिट की जो वर्थ है उसकी भी कमी हो जाएगी, क्रेडिट वर्थिंगनेस में भी कमी हो जाएगी। द गवर्नमेंट मे बी कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि काफी बार सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ खिंची चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट के एसेट्स है हो सकता है गवर्नमेंट वो उनको बेचना पड़े। सेलिंग इट्स ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी कि जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट सेल आउट कर देगी। द ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस मे बी लॉस्ट टू फॉरेन कंपनीज, यानी कि फॉरेन कंपनीज को जो गवर्नमेंट है वो अपनी ओनरशिप क्या कर देगी, बेच देगी। ओके कॉन्सिक्वेंटली इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द फॉरेनर्स में इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा कि इकोनॉमिक कंट्रोल फॉरेनर्स का बढ़ जाएगा हमारे यहाँ पे इन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में
फॉरेनर्स का क्या बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक कंट्रोल बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उनकी ओनरशिप हम किसको दे देंगे, फॉरेनर्स को दे देंगे, यानी कि हम उनको बेच देंगे हमारे जो भी एसेट्स होंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या चीज समझी, सो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं हम, डे टू डे खर्चों की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट का डे टू डे खर्चे जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं सरकार की इनकम से, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि या तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ जाएगा, या फिर उनको अपने असेट्स बेचने पड़ जाएंगे, या फिर क्या होगा कि जो काफी जो ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम्स होंगे वहां से वहां पे कॉस्ट को कट करना पड़ जाएगा, जो खर्चा है वहां पे उसको कट करना पड़ जाएगा, जिससे कि सोशल वेलफेयर में भी कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 3 ways ऑफ मैनेजिंग रेवेन्यू डेफिसिट। अब 3 तरीके जिससे कि रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज किया जा सकता है, बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर आरबीआई। सो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज करने के लिए 3 चीजें यहाँ पे बताई गई है, या तो जनरल पब्लिक से बोरो कर लो, या आरबीआई से बोरो कर लो, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो कर लो। डिसइन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ सेलिंग इट्स ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, अब वही डिसइन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात करी गई है। फिर जो थर्ड पॉइंट है दैट इज कट इन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आगे आने वाले जो खर्चे हैं उसमें कट हो जाए, ओके, उसमें कम हो जाए, उसमें कमी हो जाए। फिर हमारे पास में जो दूसरे तरीके का डेफिसिट आता है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, उससे पहले बजट डेफिसिट क्या होता है ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब दूसरे तरीके का जो डेफिसिट है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। अब ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की बात करी गई है। अब हमने बजट एक्सपेंडिचर के 2 कंपोनेंट्स पढ़े थे, एक था रेवेन्यू और एक था कैपिटल। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर एक था रेवेन्यू और एक था कैपिटल, ठीक है। ये दोनों जब मिल गए तो हमारे पास में क्या निकल के आ गया, हमारे पास में टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ गया ओवर द टोटल रिसीट। और की जो बात करी गई है वो भी इन टोटल में बात करी गई है, यानी कि जब हमने बजट रिसीट के बारे में पढ़ा था तब भी हमने 2 तरीके के उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे। कौन कौन से थे, इसके अंदर भी थे रेवेन्यू प्लस कैपिटल। यहाँ पे ब्रैकेट में आपके लिए लिखा है अदर देन बोरोइंग्स। सो फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है ओवर द टोटल रिसीट, ओवर द टोटल इनकम, अदर देन बोरोइंग्स। अब यहाँ पे बोरोइंग्स को हटा करके जो खर्चा है वो ज्यादा है हमारी इनकम से, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम से, ठीक है। टोटल खर्चे की यहाँ पे बात करी गई है और टोटल इनकम की यहाँ पे बात करी गई है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है अदर देन बोरोइंग्स, जो उधार मांगा है उसके अलावा, ठीक है। सो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर जिसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग्स। सो अब इसके अंदर रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट दोनों तरीके की रिसीट आ गई है, ओके। In fact, fiscal deficit is the estimation of total borrowings by the government। इसका मतलब क्या है कि fiscal deficit क्या है इन टोटल कि भाई गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया है, टोटली कितना बोरो किया है, ओके। इट इज ऑफन कॉल्ड, इसको और क्या कहा गया है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी कहा है। ग्रॉस मतलब टोटल, फिस्कल डेफिसिट। सो गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया है एक टाइम पे, सो ये इस चीज को हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, यानी कि आरबीआई से कितना बोरो किया है, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से कितना बोरो किया है, और नेट बोरोइंग एट होम, और हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में यहाँ पे नेट कितना बोरो किया है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना बोरो किया है, ओके। सो यहाँ पे हम बेसिकली क्या चीज कैलकुलेट करते हैं कि टोटली यहाँ पे गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया है, टोटल बोरोइंग यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, ओके। So gross fiscal deficit shows estimated borrowings by the government to cope with its expenditure during the year। यानी कि एक साल में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने कितना उधार लिया है, ये किसके अंडर में आता है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के अंदर में। ऑफन इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इसको जीडीपी के परसेंटेज में भी काउंट किया जाता है, ओके।
अब इसके इम्प्लीकेशंस हम समझते हैं। सो फिस्कल डेफिसिट इज एन एस्टिमेट ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया है उसका जब एस्टिमेशन निकालते हैं तो दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। अब हम, क्योंकि यहाँ पे हमने टोटल एक्सपेंडिचर की बात करी है, यहाँ पे हमने रेवेन्यू या कैपिटल की बात नहीं करी है, दोनों की एक साथ बात करिए, इसलिए अब दोनों की एक साथ बात करिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम एक तरफ देखा जाए तो हम यहाँ पे टोटल बोरोइंग को ही कंसिडर करते हैं। ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज ग्रेटर बोरोइंग। अब जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा इसका मतलब क्या है, उतना ज्यादा उधार की जरूरत पड़ेगी बाय द गवर्नमेंट। इट हैज फॉलोइंग इम्प्लीकेशन। सबसे पहला यहाँ पे इम्प्लीकेशन है इन्फ्लेशनरी गैप, जिसकी वजह से क्या आता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। So borrowing from RBI is often linked to inflationary spiral in the economy। अब RBI से गवर्नमेंट जितना ज्यादा उधार लेगी उतना ज्यादा क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों होगा, RBI से जब गवर्नमेंट ने उधार लिया तो प्राइसेस बढ़ जाएगी, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशन स्पाइरल की सिचुएशन आ जाएगी। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। बोरोइंग फ्रॉम RBI इंक्रीजेस मनी सप्लाई। अब RBI से जब बोरो किया तो उससे क्या हुआ, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गया इन द इकोनॉमी। इंक्रीजेस मनी सप्लाई लेट्स टू इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। अब मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ेगा तो वैसे ही जो प्राइस, जनरल प्राइसेस हैं वो भी बढ़ने लग जाएंगी। अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल लेट्स टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो इकोनॉमी में क्या देखा जाता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखी जाती है। सो बोरोइंग फ्रॉम RBI increases in money supply, increases in price and inflationary spiral। okay, next है इसका national debt। Now fiscal deficit leads to national debt, it hinders GDP growth। अब अगर fiscal deficit ज्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि ज्यादा से ज्यादा बोरो करेगी, ज्यादा से ज्यादा कर्जा लेगी, ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि GDP ग्रोथ जो है उस पे कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट होगा। Because a significant percentage of national income is used up to pay the past debt। अब क्या होता है, इसका जीडीपी पे क्यों इसका जो इम्पैक्ट है वो देखा जाएगा, क्योंकि जीडीपी का एक सर्टेन अमाउंट उस जो बोरोइंग अमाउंट है उसको वापस पे करने में भी तो लगेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा उतनी ही ज्यादा बोरोइंग होगी, और जितनी ज्यादा बोरोइंग होगी उतना ही ज्यादा हमारी जीडीपी का पोर्शन उस कर्जे को वापस देने में लगेगा, ओके, उस उधार को वापस देने में लगेगा। विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। अब ये जो विशियस सर्कल है जिसके अंदर क्या है, हाई फिस्कल डेफिसिट और एंड लो जीडीपी ग्रोथ। तो कॉन्स्टेंटली हाई फिस्कल डेफिसिट लेड्स टू अ सिचुएशन वेयर जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स लो। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो लो रहती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो बोरोइंग्स है वो काफी ज्यादा है, ओके। फिस्कल डेफिसिट रिमेन्स हाई बिकॉज ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ। और वही ये सर्कल विशियस इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर जो हमारा डेफिसिट है वो ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जीडीपी ग्रोथ कम है। अगर जीडीपी ग्रोथ कम है तो कहीं ना कहीं वापस से हमें उधार लेने की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक ये विशियस सर्कल इसी तरीके से चलता रहता है। फिस्कल डेफिसिट रिमेन्स हाई, अगर फिस्कल डेफिसिट हाई रहेगा तो बिकॉज ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ, ओके। सो हाई फिस्कल डेफिसिट रिजल्ट्स इन लो जीडीपी ग्रोथ एंड लो जीडीपी ग्रोथ रिजल्ट्स इन हाई फिस्कल डेफिसिट। सो इस तरीके से ये क्या बन के रह जाता है, एक विशियस सर्कल बन के रह जाता है। क्राउडिंग आउट, हाई फिस्कल डेफिसिट लेड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है ये देखते हैं। सो ये एक तरीके की सिचुएशन होती है when high borrowings by the government owing to high fiscal deficit reduces the availability of funds। अब जितनी ज्यादा गवर्नमेंट बोरो करेगी उतना ज्यादा क्या होगा, उनके फंड्स में कमी आएगी। इन दी मनी मार्केट फॉर दी प्राइवेट इन्वेस्टर्स, अब फंड्स में कमी आएगी किन लोगों के लिए, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों के लिए। अकॉर्डिंगली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज रिड्यूस्ड। अब जैसे ही प्राइवेट इन्वेस्टर्स के फंड्स में कमी आएगी तो ओवरऑल इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ओके। इरोजन ऑफ द गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, और इसकी फिस्कल डेफिसिट की वजह से क्या देखा जाता है कि गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है। सो हाई फिस्कल डेफिसिट एंड कॉन्सिक्वेंटली द माउंटिंग नेशनल डेब्ट erodes credibility of the government in the domestic as well as international money market। अब डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही साथ
जो इंटरनेशनल मार्केट है, दोनों ही मार्केट्स में क्या होता है कि उस गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्रेडिट रेटिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी इज लोवर्ड, और साथ ही में जो क्रेडिट रेटिंग है ना, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक इमेज क्रिएट करती है अपनी सब जगह, तो उसकी जो इमेज है उस पे बात आ जाती है, और जो क्रेडिट रेटिंग है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। ओइंग टू लोअर क्रेडिट रेटिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स स्टार्ट विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट। अब क्रेडिट रेटिंग जब कम हो जाएगी तो पूरी दुनिया में जो भी इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो भी अपना क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी। कॉन्सिक्वेंटली जीडीपी ग्रोथ इज रिड्यूस्ड, और कहीं ना कहीं जो जीडीपी ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जब फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इकोनॉमी में, तो कैसे कैसे हमारी इकोनॉमी को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो ब्रीफली, फिस्कल डेफिसिट मस्ट नॉट बी अलाउड टू राइज बियॉन्ड मैनेजेबल लिमिट्स। सो एक मैनेजेबल लिमिट होती है, उससे अगर ज्यादा राइज हो गया तो उस इकोनॉमी में उस जगह पे बहुत ज्यादा मुसीबतें आ पड़ती हैं, ठीक है। अबाउट 3% ऑफ जीडीपी इज कंसिडर्ड टू बी मैनेजेबल। हाई फिस्कल डेफिसिट सिग्नल्स फिस्कल इनडिसिप्लिन। अब जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ज्यादा उस इकोनॉमी में इनडिसिप्लिन होगा। इट पॉइंट्स टू अ सिचुएशन व्हेन जीडीपी ग्रोथ इज लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। अब कुल मिलाकर के सिचुएशन क्या आ जाएगी कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो तो बहुत लो है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफी ज्यादा हाई है। ओके, सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। The economy slips into stagnation and revival becomes difficult। अब इकोनॉमी जो होती है वो एक स्टेग्नेशन पॉइंट पे आके रुक जाती है और वहां से वापस उठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। विदाउट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बिना उस इकोनॉमी को वापस से अपने आप को रीबिल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, सो अभी तक हमने दो तरीके के डेफिसिट पढ़ लिए हैं। आई होप कि दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं हमारे थर्ड डेफिसिट की, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हम समझ चुके हैं, फिस्कल डेफिसिट हम समझ चुके हैं, अब हमारे पास में है हमारा थर्ड डेफिसिट, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। अब ये फिस्कल डेफिसिट से बहुत हद तक मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक जो चीज है वो क्या है जो थोड़ी सी डिफरेंट है फिस्कल डेफिसिट है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो यहाँ पे एक नई चीज एड ऑन हुई है। जब हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं तो किसके बीच का डिफरेंस होता है, फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या है ये हम समझते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, while fiscal deficit shows borrowing requirement of the government। अब फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करने की जरूरत है, ओके, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन दी पास्ट लोन, जिसके साथ में एक चीज और क्या इंक्लूड होती है कि जो पिछला लोन है उसको पे करने के लिए कितनी इंटरेस्ट पेमेंट की भी जरूरत होगी, ओके। बोरोइंग के साथ साथ में जो पुराना लोन है उसका कितना इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी इसमें इंक्लूड होता है, ओके, किसके अंदर, फिस्कल डेफिसिट के अंदर। लेकिन जब हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं तो उसमें ये इंटरेस्ट पेमेंट है वो इंक्लूड नहीं होता है, ओके। वेल, प्राइमरी डेफिसिट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, जिसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है, ओके। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो फिस्कल डेफिसिट है इसके अंदर बोरोइंग के साथ साथ प्लस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट लोन्स, क्योंकि पिछले भी कुछ लोन्स होंगे जिनकी जो पेमेंट्स हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो चल रही होंगी, उनके इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए भी पैसों की जरूरत होगी। तो फिस्कल पेमेंट में बोरोइंग के साथ साथ में इंटरेस्ट पेमेंट भी एड ऑन होती है। और लेकिन जब हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ बोरोइंग ही इंक्लूड होती है, और बोरोइंग भी किसकी, करंट ईयर की, ठीक है, कि करंट ईयर के लिए कितना हमको बोरो करने की जरूरत। इसलिए प्राइमरी डेफिसिट को और किस नाम से जाना जाता है, करंट ईयर डेफिसिट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ओके।
सो इम्प्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट आर सिमिलर टू दोज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अब इम्प्लीकेशन जो हमने फिस्कल डेफिसिट की पढ़े थे वो बिल्कुल सेम है प्राइमरी डेफिसिट के लिए भी। द ओनली डिफरेंस इज दैट प्राइमरी डेफिसिट डज नॉट कैरी द लोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द पास्ट लोन्स। कि भाई प्राइमरी जो डेफिसिट है उसके अंडर में सिर्फ एक चीज जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट पेमेंट है पास्ट लोन पे वो इंक्लूड नहीं होता है। ओके, प्राइमरी डेफिसिट जस्ट इंडिकेट्स बोरोइंग, इसमें सिर्फ बोरोइंग ही इंक्लूड होती है। सो करंट ईयर एक्सपेंडिचर, जो करंट ईयर एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है देन करंट ईयर रिसीट। कि करंट ईयर जो एक्सपेंडिचर है वो करंट ईयर के रेवेन्यू से या रिसीट से ज्यादा है, तो दैट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है करंट ईयर। ओके, सो करंट ईयर जहां पे यूज होता है वो सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट होता है, लेकिन पूरी की पूरी बोरोइंग अगर वर्ड यूज हो रहा है तो वो कौन सा होता है, वो फिस्कल होता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लास्ट लोन, ऑन पास्ट लोन भी इंक्लूडेड होता है। अब यहाँ पे हमारे पास में तीनों डेफिसिट है, रेवेन्यू, फिस्कल एंड एज वेल एज प्राइमरी डेफिसिट। तीनों को एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सो इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। सो रेवेन्यू के बारे में हमने पढ़ा है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रेवेन्यू रिसीट से। ओके, फिर जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है टोटल रिसीट से, अदर देन दी बोरोइंग्स, दूसरी ही बोरोइंग से। सो फिस्कल डेफिसिट की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है टोटल रिसीट से, और बोरोइंग के अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट अदर देन दी बोरोइंग्स। फिर हम प्राइमरी डेफिसिट की जब बात करते हैं तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, नाउ इट रिफ्लेक्ट्स द नीड फॉर बोरोइंग। यहाँ पे क्या बताया गया है कि बोरोइंग की जरूरत क्यों पड़ने वाली है बाय द गवर्नमेंट के थ्रू टू मैनेज द बजटरी एक्सपेंडिचर। इट रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग। यहाँ पे ये बताया गया है कि कितने हद तक बोरोइंग की जरूरत पड़ने वाली है बाय गवर्नमेंट व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज अकाउंटेड फॉर, जिसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट भी एड ऑन होता है। नाउ इट रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट अकाउंटेड फॉर, और इसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंटेड साथ में नहीं होता है, लेकिन शो वो भी बोरोइंग ही करता है। ओके, सो थर्ड पॉइंट है इसका, हाई रेवेन्यू डेफिसिट अराइजेज लार्जली बिकॉज ऑफ लो टैक्स रिसीट। लो टैक्स रिसीट की वजह से हाई रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड हाई एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, या फिर सब्सिडीज पे ज्यादा अगर खर्चा कर दिया जाए तो हाई रेवेन्यू डेफिसिट देखने को मिलता है। अब ये किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, इट पॉइंट्स टू दी ओवरऑल पोवर्टी इन दी इकोनॉमी। अब पूरी इकोनॉमी में जो ओवरऑल पोवर्टी है उस पे ये पॉइंट आउट करता है। हाई फिस्कल डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग, अब बोरोइंग की टर्म्स में अगर हम बात करें तो किस चीज पे पॉइंट करता है, इट पॉइंट्स टू दी लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन। ये क्या शो करता है कि डिसिप्लिन की बहुत कमी है इन दी कंट्री। इट इज अ हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ, और जीडीपी ग्रोथ के प्रोसेस में ये एक तरीके से हर्डल भी सामने आता है, हर्डल की तरह भी सामने आता है। सो प्राइमरी डेफिसिट पॉइंट्स टू द नीड फॉर बोरोइंग इवन व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन इज इग्नोर्ड। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एग्जिस्टिंग लोन, जो एग्जिस्टिंग लोन है उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको इग्नोर करने के बावजूद किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पे बोरोइंग की जरूरत पड़ने वाली है। और ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, ये चीज ये शो करती है कि कंट्री में जो फिस्कल डेफिसिट की वजह से जो इनडिसिप्लिन है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, सो आई होप कि ये जो तीनों डेफिसिट जो आज हमने पढ़े हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, ये तीनों ही डेफिसिट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हमारे पास में एक इलिस्ट्रेशन है यहाँ पे। ओके, एक हमारे पास में टेबल है जिसकी हेल्प से हमको कुछ चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। इसमें हमारे पास में रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, टोटल रिसीट है, टोटल एक्सपेंडिचर है, रिकवरीज ऑफ लोन एंड अदर रिसीट्स, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब चीज अपन को यहाँ पे गिवन है। अब अपन को कुछ कुछ चीजें इसमें से कैलकुलेट करनी है। So using the estimation procedure discussed earlier, we get the following estimates to different types of budget deficit. अब हमको ये चीज पता चल गई कि हमको रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो हमें क्या क्या करना होगा।
फिस्कल निकालना है तो क्या करना होगा, प्राइमरी निकालना है तो हमें क्या करना होगा। ओके, अब सबसे पहले हम रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट निकालते हैं जब हम, तो क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, यही हमने देखा है। तो दोनों ही वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी और हमने क्या निकाल दिया, रेवेन्यू डेफिसिट हमने निकाल दिया है। सिंपल था। ओके, सो आगे हम देखते हैं। सो अब अपन को निकालना है फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। सो ये चीज हमने अभी तक पढ़ी है। अब इसके जो पार्ट्स है वो भी हमने पढ़े हैं। अब अगर अपन क्वेश्चन देखते हैं तो अपन को ओके, सो फिस्कल डेफिसिट हमें निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर अपन को गिवन है। अब साथ में हमें रेवेन्यू रिसीट प्लस रिकवरीज ऑफ लोन एंड अदर रिसीट। अब देखो रेवेन्यू रिसीट क्या होता है ये हमें पता है, कैपिटल रिसीट। सो जब कैपिटल रिसीट के बारे में हमने पढ़ा था तो उसमें हमने दो चीजें, वैसे तो 3 पार्ट्स उसके हमने पढ़े थे। एक था रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसीट और एक और था उसमें बोरोइंग। ठीक है, सो या तो अब इसमें बोरोइंग के साथ साथ में हम अदर लाइबिलिटीज ऐड कर सकते हैं या फिर रिकवरीज ऑफ लोन एंड अदर रिसीट हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, सो आपको जो डेटा है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। आप इन सबको जब इनकी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आपके पास में निकल के आ जाएगा। ओके, फिर आता है हमारे पास में थर्ड, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस हो जाता है। सो फिस्कल डेफिसिट आप निकाल चुके हो, फिर आपको इसमें से क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट पेमेंट आपको माइनस करना है। उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट आपके पास में आ जाएगा। ओके, सो प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है, करंट ईयर डेफिसिट भी इसको कहते हैं हम। ओके, इंप्लाइंग दैट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। इसका मतलब क्या है, जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो इसमें प्राइमरी डेफिसिट तो होता ही होता है, यानी कि करंट ईयर जो बोरिंग्स है वो तो होती ही होती है, साथ ही में इंटरेस्ट पेमेंट भी इसके अंदर ऐड ऑन होता है। ओके, अगर फिस्कल डेफिसिट हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट को हम प्लस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, माइनस किया है। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको ये तीनों ही तरीके के जो डेफिसिट हैं जो कि हमने बड़े ही डिटेल में आज पढ़े हैं, ये सारे ही आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर पुट अप कीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।